नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टी नाम में। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 जीके प्रैक्टिस सेट क्लास। जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए हैं और उससे संबंधित क्वेश्चन सभी होंगे जो पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन इस एग्जाम में बन सकते हैं वो सब प्रश्न इस वीडियो में लिए गए हैं। तो सभी लोग जुड़िए और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुगल सम्राट अकबर की मृत्यु हुई थी। तो पूछा गया है निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुगल सम्राट अकबर की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन ए 1540, ऑप्शन बी 1666, ऑप्शन सी 1789, ऑप्शन डी 1605। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1605 में मुगल सम्राट अकबर की मृत्यु हुई थी। आइए देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी। हुमायूं की मृत्यु के समय वह केवल 13 वर्ष का था। तो हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर जो है वो 13 वर्ष का था। जब उसके पिता की मृत्यु हुई तब अकबर पंजाब के कलानौर में थे और इसलिए उनका राज्याभिषेक 1556 में कलानौर में ही हुआ था। यह उनके शिक्षक और हुमायूं के पसंदीदा और विश्वास पात्र बैरम खां कौन थे? बैरम खां थे। जो उनके शिक्षक और हुमायूं के पसंदीदा और विश्वास पात्र कौन थे? बैरम खां थे, जिन्होंने 1556 से 1560 तक मुगल सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया था। तो मुगल सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किसने किया था 1556 से 1560 तक? तो बैरम खां ने। अगला पॉइंट दिया गया है, एक विजेता के रूप में अकबर ने पूरे उत्तर भारत में विजय प्राप्त की। एक विजेता के रूप में अकबर ने पूरे उत्तर भारत में विजय प्राप्त की। उनके शासनकाल की प्रमुख उपलब्धियों में से एक 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में हिमू और अफगान सेना की हार थी, जो मुगल साम्राज्य के लिए भारी खतरा पैदा कर रहे थे। अगला प्रश्न दिया गया है, नाहरगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। प्रश्न दिया गया है, नाहरगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें और आप एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन हल कर सकें। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। नाहरगढ़ का किला राजस्थान राज्य में स्थित है। तो नाहरगढ़ का किला राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला पॉइंट है, नाहरगढ़ का किला गर्व से अरावली पहाड़ियों की एक चोटी पर है, जो जयपुर शहर के लिए एक प्रभावशाली उत्तरी पृष्ठभूमि बनाता है। इसका निर्माण 1734 में जय सिंह के शासनकाल के दौरान किया गया था और बाद में 1868 में इसका विस्तार किया गया। अगला है नाहरगढ़, जिसका अर्थ है बाघों का निवास। तो नाहरगढ़ का अर्थ क्या है? बाघों का निवास। हमलावर दुश्मनों के खिलाफ जयपुर की रक्षा करने वाला एक दुर्जेय अवरोधक था। राजस्थान की राजधानी जयपुर गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर जो है वो गुलाबी नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में नील की खेती की प्रणाली थी। तो निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में नील की खेती की प्रणाली थी पूछा गया है। ऑप्शन ए बाली, ऑप्शन बी जबत, ऑप्शन सी निज, ऑप्शन डी वणिक पथ। तो सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताइए क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी निज। निज जो है ब्रिटिश भारत में नील की खेती की प्रणाली थी। निज जो है ब्रिटिश भारत में नील की खेती की प्रणाली थी। नील की खेती को दो प्रमुख प्रणालियाँ थी। नील की खेती की जो है दो प्रमुख प्रणालियाँ थी। कौन कौन? निज और रैयती। कौन थी दो प्रणालियाँ? निज और रैयती। निज खेती की प्रणाली के भीतर बगान मालिक ने उस भूमि में नील का उत्पादन किया जिसे वह सीधे नियंत्रित करता था। वह या तो जमीन खरीदता था या अन्य जमींदारों के से किराए पर लेता था और किराए के मजदूरों को सीधे काम पर रखकर नील का उत्पादन करता था। अगला प्रश्न, महावेली गंगा की सबसे लंबी नदी है। तो महावेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है पूछा गया है। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी भूटान। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा।
सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। महावेली गंगा नदी 335 किलोमीटर लंबी नदी है। पूछा जा सकता है महावेली गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो 335 किलोमीटर लंबी नदी है, जिसे श्रीलंका की सबसे लंबी नदी के रूप में स्थान दिया गया है। अब दिया गया है इरावदी। इरावदी जो है म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। सिंधु कहाँ की सबसे लंबी नदी है, तो पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। यांगत्जी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, तो नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, तो नील नदी है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में आमतौर पर के आसपास बने कमरे होते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में आमतौर पर आसपास बने कमरे होते थे। ऑप्शन ए चिमनी के, ऑप्शन बी कुआं, ऑप्शन सी आंगन, ऑप्शन डी पानी की टंकी के। तो सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आंगन। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में आमतौर पर आंगन के आसपास बने कमरे होते थे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में आमतौर पर एक आंगन के चारों ओर कमरे बने होते थे। अगला पॉइंट दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता या कांस्य युग सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। सभ्यता की परमाणु तिथियां लगभग 2500 से 1750 ईसा पूर्व प्रतीत होती हैं। दयाराम साहनी द्वारा 1921 में खोजा गया पहला सिंधु स्थल हड़प्पा था। तो दयाराम साहनी द्वारा 1921 में जो है सिंधु स्थल हड़प्पा की खोज हुई थी। तो हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई थी पूछा जाए क्वेश्चन में, तो दयाराम साहनी द्वारा। सन पूछा जाए तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी। सिंधु घाटी के धातु विज्ञानी तांबा, सीसा, सोना, कांस्य और चांदी जैसी धातुओं का उपयोग करते थे। वे धातुओं के साथ तांबे को पिघलाकर कांसा, टिन और आर्सेनिक कांसा जैसी मिश्र धातुएं बनाते थे। मूर्तियों के निर्माण में कांस्य का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। तो मूर्तियों के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता था, कांस्य का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। प्रश्न पूछा गया है ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए लीग ने बंगाल के विभाजन का समर्थन नहीं किया। ऑप्शन ए क्या दिया गया है, लीग ने बंगाल के विभाजन का समर्थन नहीं किया। ऑप्शन बी लीग का गठन 1906 में हुआ था। ऑप्शन सी इसने मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी। ऑप्शन डी इसका गठन मुस्लिम जमींदारों और नवाबों का एक समूह ने किया था। तो सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से सभी लोग बताइए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है गलत दिया गया है। लीग ने बंगाल के विभाजन का समर्थन नहीं किया, ये गलत दिया गया क्योंकि समर्थन किया था। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। 1906 में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हुआ। अतः कथन क्या है, दो सही है। इसका गठन मुस्लिम जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने किया था। मुस्लिम लीग के संस्थापक विकार उल मुल्क, ख्वाजा सलीमुल्लाह, सैयद अमीर अली, सैयद नबी उल्लाह, खान बहादुर गुलाम और मुस्तफ़ा चौधरी, इसलिए कथन 4 सही है। अगला पॉइंट दिया गया उन्होंने मुसलमानों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के बजाय उनके साथ गठबंधन करने का सुझाव दिया। AIML भारत की पहली मुस्लिम राजनीतिक पार्टी थी। लीग ने बंगाल के विभाजन का समर्थन किया। लीग ने जो बंगाल के विभाजन का समर्थन किया था, इसलिए कथन एक क्या है, गलत है। यह मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल चाहता था। यह जो है मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल चाहता था, इसलिए कथन 3 सही है। अगला प्रश्न, सभी लोग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष को विश्व शौचालय दिवस के रूप में चिन्हित करता है। तो विश्व शौचालय दिवस किस रूप दिन में मनाया जाता है। ऑप्शन ए 17 सितंबर, ऑप्शन बी 19 नवंबर, ऑप्शन सी 16 अप्रैल, ऑप्शन डी 14 जनवरी। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस रूप मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाता है। यह दिन वैश्विक स्वच्छता संकट से निपटने के लिए
प्रेरक कार्रवाई के बारे में है। विश्व शौचालय दिवस की स्थापना 2001 में विश्व शौचालय संगठन द्वारा की गई थी। 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय सेना दिवस। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 1 मई को मजदूर दिवस। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में लाल किले का निर्माण शुरू करवाया था? तो निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में लाल किले का निर्माण शुरू करवाया था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किले का निर्माण शुरू करवाया था। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किले के निर्माण की शुरुआत की थी। अगला पॉइंट है, मुगल सम्राटों का प्राथमिक निवास लाल किला था, जिसे पुरानी दिल्ली भारत में लाल किला भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, जब शाहजहां ने 12 मई 1638 को अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का फैसला किया तो उसने लाल किले के निर्माण का आदेश दिया था। अगला पॉइंट है, इसके मूल रंग जो है लाल और सफ़ेद थे। और वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी, जिन्होंने ताजमहल भी बनाया था, उनको इसे बनाने का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध त्योहार सोंगक्रान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो बौद्ध त्योहार सोंगक्रान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे, क्या होगा? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, इसका सही उत्तर होगा। बौद्ध त्योहार सोंगक्रान मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। यह बौद्ध त्योहार बसंत ऋतु की सफाई के रूप में मनाया जाता है। यह अप्रैल के मध्य कई दिनों तक मनाया जाता है। यह लोग अपने घरों को साफ करते हैं और कपड़े धोते हैं और भिक्षुओं पर सुगंधित जल छिड़कने का आनंद लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाने वाले सबसे लोकप्रिय त्यौहार कौन कौन से हैं? तो दिया गया है सियांग नदी महोत्सव, पंगसो दर्रा शीतकालीन महोत्सव, संगीत का जीरो महोत्सव, सोलुंग न्योकुम और लोसर महोत्सव और डिरी महोत्सव। ये सब अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाने वाले सबसे लोकप्रिय त्यौहार हैं। ये भी याद रखना है आप लोगों को। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 48, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 50, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 51। सही उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य निम्न के लिए प्रयास करेगा। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना। अगला पॉइंट दिया गया है, एक दूसरे के साथ संगठित लोगों के व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के लिए सम्मान को बढ़ावा देना और मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटारे को प्रोत्साहन करना। तो सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए प्रति हेक्टेयर अधिकतम जल की आवश्यकता होती है? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे, क्या होगा? ये सब जो है प्रीवियस ईयर परीक्षाओं से लिए गए हैं। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी सूरजमुखी। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गन्ना। क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी गन्ना, इसका सही उत्तर होगा। गन्ने की फसल को प्रति हेक्टेयर अधिकतम जल की आवश्यकता होती है। सही उत्तर गन्ना होगा। गन्ने की फसल को प्रति हेक्टेयर अधिकतम जल की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है, फसल की जल की आवश्यकता या फसल वाष्पीकरण में पौधे द्वारा वाष्पोत्सर्जन और मृदा तथा पौधे की सतह से वाष्पीकरण होता है। अगला पॉइंट है, इस प्रकार एक फसल की जल आवश्यकता में वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण शामिल होता है, इसलिए फसल की जल को वाष्पीकरण भी कहा जाता है। तो इसलिए फसल की जल को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। सभी लोग इसके स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अगला प्रश्न दिया गया है, 1757 में
1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था? तो पूछा गया है 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था? ऑप्शन ए मराठाओं, ऑप्शन बी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन सी बंगाल के नवाब, ऑप्शन डी अवध के नवाब। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में प्लासी का युद्ध जीता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में प्लासी की लड़ाई जीती थी। यह 23 जून 1757 को हुआ था। यह कब हुआ था? 23 जून 1757 को। डेट भी याद रखना है और सन भी याद रखना है आप लोगों को। यह रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनाओं के बीच लड़ा गया था। तो यह किसके किसके बीच लड़ा गया था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। इसके परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला की एक बड़ी ताकत पर ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्णायक जीत हुई थी। किसकी जीत हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल के व्यापार और वाणिज्य पर लगभग एकाधिकार कर लिया था। ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध को लड़ा गया था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन दिए गए 8 अप्रैल 1782, ऑप्शन बी 31 अगस्त 1796, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1773, ऑप्शन डी 14 जनवरी 1761। सही उत्तर बताइए जल्दी से सभी लोग। और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1761। इसका सही उत्तर होगा। 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। यह पुणे के सदाशिव राव भाऊ पेशवा के अधीन अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच लड़ा गया था। अब्दाली ने यह लड़ाई जीती थी। तो किसने जीता था? अहमद शाह अब्दाली ने यह लड़ाई जीती थी। युद्ध ने एक शक्ति शून्य का नेतृत्व किया, जिसके कारण बाद में भारत पर अंग्रेजों की विजय हुई थी। पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध पूछा जाए कब हुआ था? तो 1526 में लड़ा गया था। यह किस किस के बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का पहला युद्ध जो है मुगल आक्रमणकारी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इसने मुगल साम्राज्य की शुरुआत को चिन्हित किया और अर्थात बाबर ने लोदी को हराया। तो किसने जीता? तो इब्राहिम लोदी हारा था और बाबर जीते थे। तो बाबर ने लोदी को हराया और दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 5 नवंबर 1556 को। और पानीपत का पहला युद्ध 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761। ये तीनों आपको याद रखने हैं। यह अकबर, दूसरा जो युद्ध था, यह अकबर और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें हेमू के नाम से भी जानते हैं, के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अकबर ने हेमू को हराया था। तो इसमें किसकी विजय हुई थी? अकबर की विजय हुई थी और हेमू हारा था। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।